नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महिला आरक्षण महिलाओं के लिए लाया जा रहा है या इसके बहाने दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार 3 अलग अलग बिल लेकर आ रही है, जिसके लिए संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल के बीच बुलाया गया है। सबका संबंध एक दूसरे से है। संसद की सीटों की संख्या से दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत हो गया है। इसलिए जरूरी है कि दक्षिण की चिंताओं को अलग से समझा जाए। सीटों से जुड़े सवालों की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे, जो 15 अप्रैल को ही अपलोड होगा। इस वीडियो में हम महिला आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहते हैं। हम इस वीडियो में बारी बारी से दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने संविधान के 131वें संशोधन बिल 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सितंबर 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना, तब संविधान में 334 ए अनुच्छेद जोड़ा गया। इसी अनुच्छेद के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया। तब कहा गया कि आरक्षण तब दिया जाएगा जब पहले जनगणना और उसके बाद डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा। मगर इस बार 334 ए में जो संशोधन किया जा रहा है, उसके जरिए जनगणना को इससे हटाया जा रहा है। केवल परिसीमन को रखा गया है। दूसरा, परिसीमन का भी एक बिल पेश किया जाएगा, जिसमें लिखा है इसके लिए आयोग बनेगा जो समय समय पर ताजा जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या में बदलाव कर सकेगा। और तीसरा बिल भी है, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करने के बाद 30 महीने तक इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। अब चारों तरफ इसी की चर्चा। इस वक्त देश में क्या हो रहा है, जिससे जनता की नजर हटाने के लिए यह सब किया जा रहा होगा, इस पर भी सोचते रहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सभी दलों ने समर्थन दिया। इसे लेकर सवाल है, कुछ अलग मांगे भी हैं, मगर विरोध किसी भी प्रमुख दल ने नहीं किया। तब इस बार महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन हो रहा है, उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि इसकी आड़ में संसदीय सीटों की संख्या बदली जा रही है, ताकि उसका जो विरोध करेगा उसे ऐसा दिखाया जाए कि वह महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है, महिलाओं के हकों का विरोधी है। आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार संसद की सीटों की संख्या 2029 से पहले बदल सकती है, ताकि दक्षिण के राज्यों से मिलने वाली चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाए, केवल उत्तर भारत की सीटों की संख्या के दम पर बहुमत में आ जाए। अगर ऐसा है, तब 2029 का चुनाव समझिए शुरू हो गया। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किए जाने के समय भी विपक्ष ने मांग की थी कि लोकसभा चुनाव से 6 महीना पहले कानून बन गया है, तो इसे 2024 में ही लागू कर दिया जाए, मगर तब सरकार ने लागू नहीं किया। महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट में लिखा है कि 15 साल के लिए आरक्षण लागू होगा और इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। इस लाइन का मतलब आप समझते हैं। यह टाइम लाइन भी महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी तो है ही। महिला आरक्षण के बहाने एक तरह से आरक्षण विरोधी बहस को, आरक्षण विरोधी तर्क को नया संवैधानिक हथियार दिया जा रहा है कि जब महिलाओं को 15 साल का आरक्षण दिया जा सकता है, किसी ने कोई आपत्ति की नहीं, महिलाओं ने भी स्वागत किया, तो बाकी समुदाय के लिए भी आरक्षण की समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर आरक्षण के नीचे बारूदी सुरंग बिछाई जा रही है? इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। डिलिमिटेशन भी
जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। मतलब महिला आरक्षण से पहले दो अनिवार्य शर्त रखी गई है। एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके, वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे 1 साल 2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से। उस समय कब लागू होगा किसी को पता नहीं। कोई 2029 लिख रहा था, कोई 2034, कोई 2039 भी। ऐसा कब होता है कि जिस कानून को आगे कभी जाकर लागू होना है उसका कानून 6 साल पहले पास हो जाए। अब इसमें भी संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ विपक्ष के तमाम दलों ने सितंबर 2023 में कहा था कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं, मगर तब बहाना बनाया गया जनगणना सेंसस होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा, तब जाकर आरक्षण दिया जाएगा। हेडलाइन उस समय लूट ली गई मगर अधिकार दिया नहीं गया। कपिल सिब्बल का कहना है कि संविधान में जब 334A जोड़ा गया उसमें साफ साफ लिखा था इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण के लिए ही होगा। और एक बात आपको, वो एक लीगल बात है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जो संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 पारित होकर संविधान में जुड़ा 334A, उसमें यह लिखा है कि विमेन्स रिजर्वेशन लागू होगी एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज उस पर्पस के लिए हो, केवल उसके लिए होगी। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 334A कहता है, notwithstanding anything in the foregoing provisions of parts of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital of Delhi shall come into effect after an exercise or delimitation is undertaken for this purpose. What purpose? For the purpose of women's reservation only. इसका मतलब ये देखना होगा जनगणना करके कि कितनी संख्या महिलाओं की किसी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है, और फिर उसका डिलिमिटेशन करो कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। The purpose of this article is that the delimitation exercise must be connected only to women's reservation, not a general delimitation exercise. Because the general delimitation exercise will destroy the federal structure of this country. And nobody will accept it. कपिल सिब्बल बहुत जरूरी बात रख रहे हैं। इससे आपको सरकार की हड़बड़ी और राजनीति का भी अंदाजा मिल जाना चाहिए। इसी अप्रैल महीने से जनगणना शुरू हुई है। इसके अंतिम नतीजे आते आते 2027 तक का समय लगेगा। जब भी सेंसस रिपोर्ट आएगी, फरवरी में ही आएगी, तो विशेष सत्र लाकर बिल पेश करने की क्या जरूरत थी इस वक्त? अचानक 9 अप्रैल को महिला आरक्षण पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख देश के कई अखबारों में छप जाता है, लेकिन उसमें परिसीमन का जिक्र तक नहीं किया जाता। वही परिसीमन डिलिमिटेशन जिसे ढाल बनाकर 2024 में महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया। आपने जब हिंदी के अखबारों में पीएम का लेख देखा होगा तब शायद इतना नहीं सोचा होगा। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण में बदलाव का ड्राफ्ट 14 को जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को महिला आरक्षण पर लेख लिख चुके थे। विपक्ष ने मांग की कि इस पर बंगाल चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मगर सरकार ने मांग ठुकरा दी। 14 अप्रैल की दोपहर तक कपिल सिब्बल जैसे सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता ड्राफ्ट में क्या है, मिला ही नहीं है, और 14 की शाम को ड्राफ्ट जारी किया जाता है। अब ये नहीं बताते कि क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास कोई बिल भी नहीं है, विपक्ष के पास कोई बिल नहीं है। मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्या बिल लाना चाहते। तो विपक्ष को ड्राफ्ट मिलता है 2 दिन पहले और प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण पर लेख लिखते हैं 7 दिन पहले। यही नहीं, 13 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी दिल्ली में बुलाया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी हो जाता है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था, और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली, और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि नए रास्ते खोजने के लिए चर्चा की, तो क्या विपक्ष से चर्चा की गई? अगर की गई होती तो विपक्ष इतना अनजान क्यों रहता? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल के विशेष सत्र को लेकर भाषण दे सकते हैं 13 अप्रैल को, और उसका ड्राफ्ट सांसदों को क्यों एक दिन बाद दिया जाता है 14 अप्रैल को? 13 अप्रैल की सुबह द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी का लेख छपता है, जिसका अनुवाद हिंदी के अखबारों में भी छपा। सोनिया गांधी के लेख का शीर्षक था, बहस का मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण नहीं। इस लेख में सोनिया गांधी ने परिसीमन के खेल की आशंका जाहिर कर दी थी, जो सही साबित हुई। सोनिया ने लिखा कि 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया, बल्कि अगली जनगणना और डिलिमिटेशन की शर्त जोड़ दी गई कि उसके बाद लागू होगा। अब संविधान के 334A अनुच्छेद में संशोधन करने जा रही है सरकार, ताकि महिला आरक्षण 2029 से लागू हो सके और इसी के साथ सीटों की संख्या बदल जाए। कुछ हफ्तों बाद जुलाई में मॉनसून सत्र आ रहा है, तब फिर विशेष सत्र की क्या जरूरत थी? सोनिया गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 महीने बाद अपना फैसला क्यों बदला, जबकि विपक्ष ने पत्र लिखकर मांग की थी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष की मांग नहीं मानी गई। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने अखबारों में महिला आरक्षण को लेकर लिखा था, जो मेन मुद्दा है, जैसा कि सोनिया जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया,
दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन। ये महिला आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, वो सर्वसम्मति से पारित हो गया, आपने उसमें किंतु अपितु परंतु लगाया। ये मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का है, ये जातिगत जनगणना का है, जिन मुद्दों से आप आंख बचाकर मुंह छिपाकर भागना चाह रहे हैं। तो बजाय न्यूज़पेपर्स में ओपेड लिखने के, बजाय सम्मेलन करने के, बजाय मंचों से विपक्ष से अपील करने के, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और जिस तरह से आप बीच चुनाव में एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, आप बंगाल के 42 और तमिलनाडु के 39 सांसदों और तमाम सीनियर लीडर्स से यह हक छीन रहे हैं कि वो जाकर वहां प्रचार प्रसार कर सके, वो जनता के बीच में जा सके। यह हक आप उनसे छीन रहे हैं और यह देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तो पता है कि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, वहां के सांसद चुनाव छोड़कर विशेष सत्र में नहीं आ सकते। तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद हैं, दोनों सदनों में डीएमके के 30 सांसद हैं। यहां के सारे सांसद अपनी अपनी सरकार के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। क्या किसी भी तर्क से आपको सही लगता है कि इन्हें चुनाव से 3 दिनों के लिए हटने पर मजबूर किया जाए? 23 अप्रैल को बंगाल में मतदान है पहले चरण का, और तमिलनाडु में मतदान है, वहां एक ही चरण में मतदान हो रहा है। दोनों जगहों के सांसद राज्यसभा के और लोकसभा के चुनाव छोड़कर कैसे दिल्ली आ सकते हैं? क्या ये सांसद इन बड़े महत्व के बिल पर ध्यान दे पाएंगे? क्या यह चुनावी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करना नहीं है? पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान 61 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट में 27 लाख वोटर के नाम कटे हैं। इनमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी एक महिला वोटर की आवाज उठाई? बीजेपी के नेताओं ने कितनी महिला वोटरों के लिए अपील दायर की? सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला के वोट कटने पर क्या कोई याचिका दायर की? लेकिन अब चारों तरफ महिला हितैषी बनने का खेल होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल से बीजेपी बंगाल और भारत को बांटने का काम कर रही है। डिलिमिटेशन के कारण बंगाल का कुछ हिस्सा बिहार और ओडिशा में जा सकता है, जिस वजह से उन इलाकों में रहने वाले बांग्ला लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बंगाल के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। बीजेपी की सरकार केंद्र में बिना 2/3 बहुमत के यह बिल ला रही है और वह खुद 2 दलों के समर्थन से सरकार चला रही है। ऐसे फैसलों को भविष्य में एनआरसी से लिंक किया जा सकता है। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 16, 17, 18 क्यों हो रहा है? अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। पहली डेट 23 अप्रैल है, दूसरी डेट 29 अप्रैल है। तो क्या वो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो टीएमसी के लोग हों चाहे कोई और हो, क्या वो वहां कैंपेन करेंगे कि यहां आएंगे वोट देने के लिए? यही जो एक्सरसाइज है ये 29 के बाद भी हो सकती है। इसमें भी एक राजनीतिक उनकी सोच है कि किसी तरीके से वो इलेक्शन डिस्टर्ब करो, उसमें बाधा डालो और अभी इसको पारित करो। The point that is to be noted is that the BJP does nothing unless they know there is a political advantage that they have in the process, because they know that they have no chance of winning in West Bengal. So let's try and disturb that election as much as possible. And then go to the West Bengal electorate and tell them, see, we have passed the women's reservation bill. So they want to take a political advantage with the campaign. They want to take a political advantage by disturbing the campaign of the TMC in West Bengal. 2023 में जो 334 से जोड़ा गया, उसमें महिला आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन को शर्त के रूप में रखा गया। मगर जो ड्राफ्ट पेश होने जा रहा है उसमें जनगणना को लेकर स्पष्टता नहीं है।
16 अप्रैल को पेश होने वाले बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है कि सबसे ताजा सेंसस का इस्तेमाल होगा। डिलिमिटेशन बिल में भी सबसे ताजा सेंसस के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल हो सकता है। इसी के आधार पर तय होगा 850 सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, महिला और SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण कैसे होगा। नीतिगत मामलों का अध्ययन करने वाली संस्था माध्यम का कहना है कि अभी तक यह नियम था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, मगर अब बदल जाएगा। ताजा सेंसस का मतलब 2011 भी हो सकता है। 5 जनगणनाएं तो इस देश में नहीं है, इसलिए जो अभी शुरू हुई है और जिसके खत्म होने की उम्मीद 2027 में है, उसकी बात क्यों नहीं लिख दी गई कि उसी के आधार पर परिसीमन होगा और उसी परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर कैसे किया जा सकता है? क्या इसलिए कोविड का बहाना बनाकर 2021 में जनगणना नहीं कराई गई? उस दौरान बाकी सारे काम तो होते रहे, चुनाव भी हुए, मगर जनगणना नहीं हुई। 106 संवैधानिक जो अमेंडमेंट संशोधन हुआ था, दैट इज द 106th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट का, उसमें 334A एक आर्टिकल था जिसका इंक्लूजन हुआ संविधान में। और वो कहता है, 334 आर्टिकल कहता है कि जनगणना 2026 के बाद होगी और उसके बाद जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और विमेंस रिजर्वेशन होगा। वो कब होगा वो तय नहीं था, लेकिन 2026 के बाद। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल 334A। अब 2026 के बाद तो कर नहीं रहे, और ये सब सर्वसहमति से हुआ था कि ये आने वाले चुनाव में 2026 के बाद होगा। अब इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, उसमें हम बदलाव चाहते हैं। अब ये नहीं बताते कि क्या बदलाव चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद फैसला किया 2023 में, जब आर्टिकल 334 संविधान में इन्होंने उसको जोड़ा, तो अब इन्होंने खुद फैसला किया कि 2026 के बाद करेंगे। तो अब ये कहते हैं कि नहीं, कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक आपने क्या जाना कि महिला आरक्षण के लागू होने का संबंध जनगणना से था, जो अब शायद नहीं रहा। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ही करना था तो 2024 में लागू कर सकते थे, जबकि ऐसी कोई जरूरत भी नहीं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना, सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी। 543 सीटों में आराम से महिला आरक्षण लागू हो सकता था। यह सवाल बहुत जरूरी है कि 543 सीटों में महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गईं, तब तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि तब यह हो जाता कि पुरुषों से भरी राजनीति विद्रोह कर उठती। बीजेपी के ही कई सारे पुरुष नेता रिटायर हो जाते, संसदीय राजनीति से गायब हो जाते। सीटों की संख्या शायद इसलिए भी बढ़ाई जा रही है ताकि महिला आरक्षण लागू होने से पुरुष नेताओं में भगदड़ ना मचे। 543 सीटों में अगर आरक्षण दिया जाए तो महिलाओं को 181 सीटें मिलेंगी और पुरुषों को 362। 850 सीटों में महिलाओं को 283 सीटें मिलेंगी और पुरुषों को करीब 567। अनुपात के हिसाब से देखें तो दोनों में पुरुषों का हिस्सा 66.7% है और महिलाओं का 33.3%, बराबर ही लगता है। लेकिन सीटें बढ़ा देने से महिलाओं को 102 नई सीटें मिलेंगी,
जबकि पुरुषों को 205 यानी 2 गुनी महिलाओं को सीट दी जाएगी, मगर मर्दों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें फायदा होने जा रहा है। ठीक से देखेंगे तो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है और फायदा पुरुषों को। यह महिला आरक्षण कम, पुरुष आरक्षण ज्यादा लग रहा है। 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान है, यानी कुल सीटों में 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। विपक्ष ने ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी, सरकार ने ओबीसी की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया। So, simple thing. If they're really concerned about women's reservation, they should say, and all opposition should agree, no need for census, no need for anything. Of the 543 seats present in parliament today, give 33% to women. What's the problem? What's the problem? If you are genuinely concerned about women's reservation, give them that reservation in the 543 seats today. You'll never do that because that's not their interest. That's not their objective. अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यह जरूरी है कि 2029 का लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनावों में महिला आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। सतर्क नागरिक संस्थान की संस्थापक अंजलि भारद्वाज ने वायर के अपने प्रोग्राम में कहा है कि अगर सरकार महिला आरक्षण 2029 से लागू करना चाहती है तो उसके लिए डिलिमिटेशन करने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो केवल एक संशोधन की जरूरत थी। उसी से 543 सीटों में 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकता था। तो विपक्ष को ड्राफ्ट मिलता है 2 दिन पहले। अंजलि ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इस तरह पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह लोगों के बिना बातचीत करे, बिना कंसल्टेशन के कानून लाना तो केंद्र सरकार की खुद की प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के खिलाफ है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी में लिखा है कि कोई भी नया कानून लाने से पहले सरकार को उसका मसौदा लोगों के बीच रखना होगा और लोगों से फीडबैक मांगना होगा और उसके आधार पर ही बिल को फाइनलाइज किया जाएगा। ऐसा ना करके सरकार लोकतंत्र के फंडामेंटल मूल्यों का उल्लंघन कर रही है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए आरक्षण तो हम सभी चाहते हैं और उसके लिए महिला आंदोलनों ने दशकों तक संघर्ष किया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर कानून लाए जा रहे हैं बिना महिलाओं को सूचना दिए हुए, बिना महिलाओं से बातचीत किए हुए। तो बहुत जरूरी है कि सरकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शंस के बीचों बीच कानूनों को पार्लियामेंट में पारित ना कराए। ड्राफ्ट कानूनों का मसौदा लोगों के बीच रखे और अपनी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के मुताबिक लोगों के साथ विचार विमर्श करके ही सही तरीके से कानून लाए। महिला आरक्षण चरणों में क्यों लागू किया जा रहा है? क्या इसलिए कि महिलाओं के बीच सरकार को अपनी छवि बनानी है? आरक्षण देने से पहले कई बार मसीहा बनकर जाना है? सोनिया गांधी ने लिखा है कि 2027 में जाति जनगणना की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन उसका इंतजार नहीं किया जा रहा। जाहिर है जाति जनगणना में देर लग सकती है और किसी वजह से 2027 की जनगणना टल भी सकती है। 2011 के बाद 15 साल जनगणना नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, कोविड का बहाना बनाया गया। अगर इस वक्त डिजिटल सेंसस हो सकता है तो क्या 2021 में दुनिया में और भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी? कोई नहीं जानता 2027 की जनगणना के क्या नतीजे होंगे, मगर उससे पहले डिलिमिटेशन का राग छेड़ दिया गया। बीच चुनाव में ही क्यों? जो काम मॉनसून सत्र में हो सकता था उसके लिए अभी विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी, उनके आकार में भी बदलाव हो जाएगा। शकुनी चाल चली जा रही है, शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके
माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी, और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी, और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है, डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डीलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? तो आपने देखा, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, फिर भी विशेष सत्र बुलाया गया है। क्षेत्रीय दलों के लिए संभव नहीं कि चुनाव का काम छोड़कर 3 दिनों के लिए दिल्ली में बैठ जाएं। ड्राफ्ट में जो समस्याएं हैं वो अलग से, लेकिन अब सब महिलाओं के नाम पर किया जाएगा। नोएडा में महिला मजदूर सैलरी बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान और विदेशी हाथ से जोड़ा जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया के जरिए देश भर में महिलाओं के राजनीतिक उत्थान का माहौल अब बनाया जाएगा। राजनीतिक चर्चा महिलाओं की चर्चा में बदल जाएगी। 60 से अधिक महिला संगठनों ने मांग की है कि संसद का आकार 50% बढ़ाकर महिला आरक्षण देने वाला यह ड्राफ्ट खारिज कर दिया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन जनगणना से अलग किया जाए, पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जाए। लेकिन सरकार को कौन रोक सकता है? वो लगता है अपने रास्ते बढ़ गई है। महिला आरक्षण के बहाने संसद और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। उसे लेकर दक्षिण भारत के नेताओं में बहुत बेचैनी है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उसे भी जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।